8% बढ़ा। 125 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। एचसीएल टेक ने किया निराश, अनुमान से कम रहा मुनाफा। सेबी तक पहुंचा एनएसई पर टेक्निकल ग्लिच का मामला। वोडाफोन एफपीओ लिस्टिंग में खरीद के सौदे रद्द होने पर क्लाइंट्स ने की भरपाई की मांग। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के फुल सर्विस बैंक में बदलने की शर्त जारी की। कहा 1000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ और 2 वित्त वर्ष में मुनाफे में होना जरूरी। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर 022-2300-1635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके सोमवार के बाजार की तैयारी कराएंगे खास मेहमान, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। लेकिन संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, कैसा रहा बाजार। आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ रहेंगे बताने के लिए बाजार का कारोबार कैसा रहा। पर नंबर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। लगातार 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। मई सीरीज की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा गिरकर 73,730 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक गिरकर 22,420 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 300 अंकों की गिरावट थी, 48,200 के पार बंद हुआ। शुक्रवार के बाजार का पूरा हाल समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, आखिरी 2 घंटों में अगर आप देखें तो बाजार में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया और 22,450 के करीब यहाँ पर आपको निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। 48,300 के करीब जो है निफ्टी बैंक यहाँ पर बंद हुआ। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कट आपको काफ़ी शार्प, हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप देखें तो कंपैरेटिव बेटर गेंस देखने को मिले। बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो टेक महिंद्रा 7.5-8% का मूव। डिविस लैब में खरीदारी देखने को मिली। एलटीआई माइंट्री है, बजाज ऑटो, यहाँ पर आपको मूव्स देखने को मिले। गिरने वाले स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर 3.5 से लेकर 8% का कट। इंडसइंड बैंक ऑफ हाइज हो गया और नेस्ले यहाँ पर भी आपको 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन रिजल्ट के बाद और फॉलोअप मूव काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 6% की तेजी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एलटीटीएस खराब नतीजों के चलते 8% उठकर और सीएसबी बैंक यहाँ पर भी तकरीबन 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ सरकारी स्टॉक्स ऐसे जहां पर दिन के दौरान बड़े मूव्स देखने को मिले। हुडको 12% चला, न्यू इंडिया एश्योरेंस 8% ऊपर, बेस्ट लाइफ फूड वो यहाँ पर 8% की तेजी देखने को मिली। जेंसार टेक नतीजों के बाद 8% का मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। और गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो लगातार लोअर सर्किट आपको स्पार्क में देखने को मिल रहे हैं। केएसबी लिमिटेड 5% का लोअर सर्किट, हिताची एनर्जी और 361 वैम यहाँ पर भी आप देखें 4% का कट नजर आया। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,408 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज की तरफ से 4,356 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। संदीप जी हमारे साथ है, हमारे आज के एक्सपर्ट। संदीप जी, जो पूरी तेजी थी बाजार की आज हमने जाती हुई देखी। गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ और हफ्ते का भी अंत ऐसा ही हुआ। नई सीरीज की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से अब ऐसे बाजार में? देखिए, बात तो सही है। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाईज के पास आके नर्वस हो रही है और वहां पे करेक्शन भी आया है। बट जो इंडेक्स को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, जिसको सबसे ज्यादा ट्रैक भी करता हूं, और वो है स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स। और वो गजब के हाईज बना रहे हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में न्यूज में भी बताया कि लाइफ टाइम हाईज पे। और स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है। पैसा भी आज भले ही निफ्टी टूटा हुआ हो और वहां पे हम देख रहे हैं कैसे बैंक्स और ये सब में भी थोड़े एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। कभी एक बैंक, फिर दूसरी बैंक, आज इंडसइंड बैंक टूटा हुआ था, कल कोटक बैंक का एक्सीडेंट हुआ। सो ओवरऑल लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और एक और चीज है, मई के महीने में जनरली एक कहावत रहती है, सेल ऑन मतलब गो अवे एंड सेल इन मई, वैसा कुछ एक रहता है, क्योंकि रिजल्ट्स का महीना रहता है, बहुत ही रिजल्ट हेवी महीना है। तो स्टॉक्स में काफी एक्शन रहेगा।
तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे रिजल्ट्स खराब आएंगे, एक्सपेक्टेशंस के नीचे आएंगे, तो वहाँ पनिशमेंट मिलेगा। सो इट्स अ टाइम टू बी कॉशियस, बट ओवरऑल ये जरूर है कि 4 तारीख को रिजल्ट है, आज भी दूसरे चरण के इलेक्शंस थे। सो मार्केट्स की नजरें तो देखिए इलेक्शन के रिजल्ट्स पे बनी रहेगी, और जून के महीने में ये कटान भी चला जाएगा। और अप्रैल तो हमने देखा ही गजब का बंद हुआ, कल एक बहुत ही अच्छा दिन था और आज एक करेक्शन आया, बट ठीक है, एफआईआई थोड़ी सेलिंग में भी है, मूड में है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बने रहें और डिप्स पे खरीदारी करने की कोशिश करें, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये रही राय बाजार पर संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जान लें आपसे, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल एक स्टॉक है जिसको मैंने न जेम्स में कवर किया, न इस शो में भी कवर किया पहले भी, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता था, बट यस, ट्रेडिंग बेट के लिहाज से और चार्ट्स को देखते हुए लगता है कि पोजिशनल पिक के तौर पे एचबीएल पावर सिस्टम्स को ले सकते हैं। ओवरऑल देखिए ये स्टॉक्स चल रहे हैं, जो भी पावर एंसिलरी स्टॉक्स है, बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स है, ये सब चल रहे हैं, और आज भी अच्छा खासा इस स्टॉक ने मूव दिया। तो 519 पे बंद हुआ है, 560 570 का टारगेट लगाएं और 495 का स्टॉप लॉस। ओके, तो एचबीएल पावर में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है संदीप जी की तरफ से। 495 के स्टॉप लॉस और 560 570 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी पोजिशनली कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के खरीदारी का पसंदीदा स्टॉक अब कौन सा रहेगा संदीप जी आपकी नजर में? बिल्कुल, देखिए वैसे हम देखते हैं तो पेपर स्टॉक्स है, शुगर स्टॉक्स है, केमिकल स्टॉक्स है, ये पूरी रैली में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, बट पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं केमिकल स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग, और धीरे धीरे वहां पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है। रीजन भी है, देखिए ये स्टॉक्स वीक है क्योंकि पहले खूब चले, 2022 तक इनका गोल्डन रन चला था सारे ही स्टॉक्स में, भले वो एग्री केमिकल्स हो या ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के स्टॉक्स, इन सब में बड़ी तेजी हमने देखी। तो एक कंसोलिडेशन का फेज है। कई बार एक स्टॉक का अगर आप पूरी लाइफ को देखें तो 4 स्टेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, और ये सारे अभी अपने अच्छे खासे स्टेज से निकल के अब कंसोलिडेशन वाले फेज में है। तो मैंने एक स्टॉक चुना है, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, और ये स्टॉक का नाम लेते हैं तो हालांकि मैंने इसको जेम्स में भी कवर किया फाइन ऑर्गेनिक को, और हमारे सिद्धार्थ जी ने भी काफी रेकमेंड किया हुआ है, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में अब ध्यान देना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आप देखिए केमिकल स्टॉक है, और कुछ इनके डिमांड वीक थी और कुछ ओवरऑल रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस में कैप्चर्ड है और डिस्काउंटेड है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को वैसे लेना चाहिए, और फंडामेंटल्स बढ़िया लगते हैं मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से। पहले महंगा हुआ करता था, अब करेक्शन होने के बाद अब अपने 200 डेमा के आसपास पहुंचा है, क्योंकि बाउंस बैक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 30 के पी मल्टीपल पे ठीक लगता है, और 65 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ह्यूज, क्योंकि पास्ट में इतने जबरदस्त नंबर्स आए, प्रॉफिट्स आए हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 50%, और ओवरऑल ग्रोथ भी गजब की दी है। पिछले 3 साल में 55% की ग्रोथ रही है, और सेल्स की ग्रोथ भी पिछले 3 साल में 42% की। और आप देखिए ऊपर के हाईज बनाया हुआ है 5165, और उसके सामने भी 4400 के लेवल्स पे, 4000 के लेवल्स पे बॉटम आउट हुआ है। और दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखता हूं तो सर्टेनली वहां पे थोड़ा सा निराशाजनक ही रिजल्ट था, 106 करोड़ के सामने 94 करोड़ का पैट था, बट मार्च 2023 बहुत बढ़िया गया। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी। एफआईआईज डीआईएस का भी पूरा भरोसा इस स्टॉक पे, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, क्रेडिट रेटिंग्स बहुत बढ़िया, 75% की प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग से और कॉन्फिडेंस आता है। और आप एफआईआईज डीआईएस को भी देखें तो वहां पे भी अच्छी खासी होल्डिंग है, मतलब एफआईआईज डीआईएस करीब 15-16% के लगभग होल्ड करते हैं। सो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और टारगेट्स लगाएं 5150 5190 का। 5150 5190 के टारगेट के लिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी, आइए सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली से रमेश जी। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, आई एम वेरी गुड फैन ऑफ मिस्टर जैन। मेरे पास 100 शेयर्स है आवाज फाइनेंसर्स के, बॉट एट द प्राइस ऑफ 1654। ठीक है,
इसका क्या स्टेटस क्या है, कैसा रहेगा ये? कब तक? ओके, आपका कोई नजरिया है रमेश जी, कब तक रखना चाहेंगे इसे आप? साल भर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साल भर तक के लिए आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड में क्या व्यू देख रहे हैं आप संदीप जी? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और फॉलो करते हैं, उसके लिए अच्छा लगता है और काफी मोटिवेटिंग होता है जब सवाल भी पूछते हो और आप अप्रिशिएट करते हैं। बट ओवरऑल आवास फाइनेंशियल्स की मैं बात कहूँ, हमारे जयपुर शहर की कंपनी और एक बेहतरीन कंपनी, मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से पहले महंगा हुआ करता था, बट अब एक अच्छा खासा करेक्शन आया। स्टॉक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ मैं बोलूंगा कि सालों का रहा है। ऊपर के लेवल्स 3000 के ऊपर के दिखाने के बाद अच्छा खासा करेक्ट करके अब मतलब आप देखिए 1600 के लेवल्स पे और ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं कंपनी के। और वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस और 127 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2023 में 143 करोड़ का पैट आया मार्च 2024 में। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए हैं कंपनी के और सारे ही फाइनेंस कंपनीज हो, बैंक्स हो, देखिए वहां पे जिस तरीके की अब रेगुलेटर्स के रेगुलेशंस आ रहे हैं तो चीजें आने वाले सालों में बेहतरीन होगी, मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है और इन लेवल्स पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआईज डेज बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईआईज इसमें निवेशित रहे हैं, स्मॉल वर्ल्ड कैप फंड और ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया फंड्स भी रहे हैं। डीआईज एफआईआईज मिल के करीब 60% के लगभग होल्ड करते हैं, 57-58% के लगभग। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, बल्कि अगर लेना भी चाहें तो ले लें और करीब 2000 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड करें। ओके, लगभग 2000 के टारगेट के लिए आवास फाइनेंशियल्स में बने रहने की सलाह आपके लिए संदीप जी ने दी है। नागपुर से रश्मि जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ मैडम, मैं जीएमआर इंफ्रा के बारे सवाल पूछिए। हेलो, मैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में जानना चाहती हूँ। 91 रुपीज पे मेरा बाइंग है, 1000 शेयर्स है और जी एंटरटेनमेंट के 300 शेयर्स है 210 के प्राइस के हिसाब से, और डेल्टा क्रॉप जो है वो 300 शेयर्स है 145 के हिसाब से। तो मैं इन्हें होल्ड करूँ या स्विच करूँ? ओके, बिल्कुल संदीप जी, तीनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी आपकी राय? जीएमआर, जी एंटरटेनमेंट और डेल्टा। ये जीएमआर तो आज गजब का परफॉर्मर रहा और 6.5% का मूव दिया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया में एयरपोर्ट का ट्रैफिक्स और इंफ्रा स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और गजब की वैल्यू है इस स्टॉक में। वैल्यूएशंस में कई बार महंगा लगता है क्योंकि प्रॉफिट्स उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो रहे रिजल्ट्स में, बट ओवरऑल एक बेहतरीन लेवल पे स्टॉक है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, आउट परफॉर्म कर रहा है अभी मार्केट्स को भी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं। हालांकि इन्होंने 91 के प्राइस पे लिया है तो लेवल ऑलमोस्ट हाइस के आसपास लिया। तो एक राय मैं इनको ये भी दूंगा कि आप स्टॉक्स में थोड़ा सा, जो ये वॉलेटाइल स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी स्टॉक है, क्योंकि फंडामेंटल्स जब क्लियर नहीं होते हैं और स्टॉक टेक्निकल्स पे चलता है और फ्यूचर्स में रहता है तो वहां पे आपको एक तरीके से थोड़ी सी मार्केट की स्किल्स और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखने का स्किल और ट्रेडिंग माइंडसेट भी रखना पड़ता है। तो ये स्टॉक वैसा ही कुछ है, ये वैसे बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज नहीं है क्योंकि नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी है, क्योंकि बाकी सारी फंडामेंटल्स और वैल्यू दिखती है, बट ओवरऑल लॉसेस कंपनी में पिछले 4 क्वार्टर से है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इनको होल्ड करना चाहिए और 102 103 के टारगेट के लिए रखा जा सकता है। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो डेल्टा कॉर्प पे मुझे संभव बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आता है, दो मैं गलत हूं या सही हूं, बट ओवरऑल सही पढ़ा हूं, क्योंकि डेल्टा कॉर्प को मैंने जब भी पूछा गया तो मेरे को कन्विक्शन नहीं आता है, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस और जो अभी पास्ट में इश्यूज रहे हैं कंपनी को टैक्सेशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को, और एक अंडर परफॉर्मर तो है ही है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ और एवरेजेस भी करने की मैं राय नहीं दूंगा एवरेजिंग की। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बस जैसा है स्टेटस को रखिए, होल्ड करके रखिए और एग्जिट ऑन बाउंस की राज इनफैक्ट इसमें नीति लगानी चाहिए। अब जी एंटरटेनमेंट के बारे में अगर बात कहूं तो जी एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, न्यूज ड्रिवन स्टॉक है तो एफएनओ से भी आगे निकल रहा है, तो हो सकता है कि एफएनओ से निकलने के बाद थोड़ा मूव आ जाए और देखते हैं किस तरीके के आगे के डेवलपमेंट्स रहते हैं। बट ओवरऑल एक राय रहेगी कि इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। ओके, तो आपके तीनों ही स्टॉक्स पर ये डिटेल राय आई है संदीप जैन की तरफ से।
अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है महाराष्ट्र पुणे से अमित साठे साहब का। एनबीसीसी इनके पास है। सर 500 शेयर है, 170 की खरीद इन्होंने बताई है। एनबीसीसी में इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपके संदीप जी? बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहा है और रियल एस्टेट स्टॉक्स तो हम देख ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सरकार की कंपनी है और जबरदस्त इनके पास ऑर्डर बुक है। अलग अलग शहर में सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करता है। पीएसयूज का एक नेचुरल काफी काम भी इनको मिला हुआ है। सो पीएमसी का काम है, ईपीसी का काम है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें काफी अभी बज में है और ये मार्केट्स में काफी चल भी रही है ये थीम। और इस स्टॉक को मैंने 10-12 साल पहले ही रेकमेंड किया था पहली बार, और तब अच्छा खासा कैश इनके बुक्स में होता था और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक रहता था। बट वहां से तो देखिए मल्टी बैगर हो चुका है, 10 गुने से भी ज्यादा हो चुका होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी इसमें डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न नंबर्स है, ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है और आगे भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट बना हुआ है कंपनी के लिए। तो बिल्कुल होल्ड करके रखने की राय है और 165-70 के टारगेट्स के लिए। सर आप ओके, एनबीसीसी होल्ड करके रखने की आपको सलाह संदीप जी दे रहे हैं। कोलकाता से आशीष जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, पूछिए सवाल। स्वाति मैम गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, जय जिनेन। जय जिनेन साहब, जय जिनेन, क्या बात है। अरे संदीप जी, ये तो मैंने भगवान दर्शन हो गया ऐसा है। अरे बाप रे, ऐसा मत बोलिए सर। नहीं नहीं संदीप जी, आपका जो हर स्टॉक में जो इन्फ्लुएंस होता है ना, हर स्टॉक को आप जिस हिसाब से विचार करके बताते तो बहुत ही शानदार, दिल के अंदर तक पहुंच जाता है। लेकिन संदीप जी 4 स्टॉक में फंस गया हूं, इसीलिए 4 स्टॉक का नाम आपको बता देता हूं। प्राइसिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा शर्मनाक प्राइसिंग है। आपका विचार खाली हमें बता दीजिएगा। पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी स्टॉक है आपका HBL पावर, वो मैं देख लिया हूं तो उसको नहीं बोलूंगा। इरकॉन इंटरनेशनल दूसरा स्टॉक है और तीसरा है इंडस टावर। ये तीनों का बारे में मार्गदर्शन देने से बड़ा मेहरबानी होगा आपका। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सराहा और हमारे काम को, और हम लोग काफी कोशिश करते हैं, भले मैं हूं या हमारे पूरे पैनल में और अनिल जी के सानिध्य में हमेशा से बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। एंड आपने ये चारों स्टॉक ले देखिए, फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक्स बढ़िया। हो सकता है कि आपने हाइज पे लिया, बट इनमें डरने की कहीं जरूरत नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक्स इतने नीचे के लेवल से बताए। मुझे याद है इंडस टावर अच्छा पैसा बना है। इनफैक्ट इंडस टावर को अनिल जी ने बहुत कन्विक्शन के साथ फ्यूचर्स के स्टॉक को कई बार बताते हैं और उनमें से एक स्टॉक ये बहुत सक्सेसफुल स्टॉक रहा है। तो आप किस लेवल पे लिया वो आपने प्राइस बताया नहीं, बट इंडस टावर को भी होल्ड किया जा सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जिसको बहुत नीचे के लेवल से हमेशा से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। रेलवेज के स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे हैं। HBL पावर मैंने आज दिया ही है पोजिशनल पिक के तौर पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिफेंस की थीम चल रही है, FNO स्टॉक है, बट इन स्टॉक्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी मैं अब आपके बारे में पूरा ये नहीं पता कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, क्या टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है कई बार इतनी राय देने के लिए। बट एनीवेज अभी ये राय यही है कि ये चारों होल्ड है। ओके, चारों को होल्ड कीजिए, यही आपके लिए राय संदीप जी ने दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर थाने से प्रफुल्ल जी हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा संदीप सर से 3 शेयर में सवाल है। मैंने आज ही खरीदे हुए हैं तीनों शेयर। तो मेरा देवयानी इंटरनेशनल, IDFC फर्स्ट बैंक और सारेगामा, क्या करना चाहिए? ओके जी संदीप जी। देखिए देवयानी को मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाता हूँ, बट सारेगामा मुझे ठीक लगता है। और तीसरा स्टॉक एक बार आप बताएंगे, मैं लिख नहीं पाया था। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट, या IDFC फर्स्ट भी ठीक है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट यस IDFC फर्स्ट लेवल्स ठीक है
और कहीं ना कहीं टेक्निकली आज मैं वो भी करूंगा, आपको डिस्क्लेमर भी दूंगा कि स्टॉक को हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। और एक सेफर साइड के लिए ये आप लोग डिस्क्लेमर को मान के चलेगी, जिन भी स्टॉक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमने आगे पीछे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ हो सकता है, और हमारे एसोसिएट्स और इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर अकाउंट्स में भी हो सकते हैं। सो ओवरऑल सारेगामा इज अ गुड पिक। IDFC फर्स्ट टेक्निकली ठीक लगता है। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर आए संदीप जी की तरफ से। एक ब्रेक का वक्त है, आगे मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ होंगी, जानेंगे उनसे सोमवार के